हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। आज की क्लास में हम रेजोनेंस की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि रेजोनेंस के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। रेजोनेंस की एप्लीकेशन में सबसे पहले हमको पढ़ना है कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को हम कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको निकालेंगे। प्लस एम एंड माइनस एम, एम का मतलब होता है मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इसको रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पॉजिटिव रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस। नेक्स्ट हम एरोमेटिसिटी को निकालेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस की एप्लीकेशन में आता है ये भी। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वो कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शंस के बीच में बनते हैं। ये जो इंटरमीडिएट होते हैं इनकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ी कम होती है लेकिन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनको प्राप्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीट ऑफ कंब्यूशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इन दोनों में आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों की हीट में कंब्यूशन और हाइड्रोजनेशन की हीट में क्या कंपेयरनेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर एक इफेक्टिव नंबर होता है जो कि टू एटम्स के बीच रहता है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में है CH3 CH3। अब इसमें देखें हम यहाँ पर, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा 1। एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट हम देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अब कितना हो जाएगा आप बता सकते हो, डायरेक्ट आएगा 3। नेक्स्ट बात आती है, क्या बॉन्ड ऑर्डर को हम डायरेक्ट इस तरह से ही गिनकर बता सकते हैं क्या? तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर यदि इस तरह से दिया हुआ है जहां पर रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंट्रीगली ही प्राप्त होती है 1 2 3। लेकिन यदि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस चल रहा है तो रेजोनेंस चलने पर क्या होगा, वहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल प्राप्त होती है हमें। ठीक है, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर चेंज होने से होता क्या है? देखो, इस कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसका यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन एटम, और ये कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यदि संकरण चेंज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, परसेंटेज s करेक्टर भी चेंज होंगे। परसेंटेज s करेक्टर यदि ज्यादा हो जाएंगे तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होते हैं, और न्यूक्लियस के पास में होंगे तो उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो इस दौरान क्या होगा, वो दोनों एटम थोड़े पास पास आएंगे और उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है और परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज s करेक्टर 25, यहाँ 33.33, यहाँ पर 50% हो गए। और जैसे जैसे s करेक्टर चेंज होंगे न्यूक्लियस के पास आएंगे, यदि s करेक्टर बढ़ेंगे तो, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ा पास होगा, और जितना छोटा बॉन्ड होता है तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी हमें, और एनर्जी यदि ज्यादा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड की एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। एंड ये भी कहा जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ओवरऑल इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पर ओवरऑल इन सभी को एक साथ कंपेयर किया जा सकता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, 1 बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जा सकता है।
अब नेक्स्ट हमें बस याद ये बात रखनी है कि यदि रेजोनेंस कंपाउंड में है तो वहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू प्राप्त होती है, और रेजोनेंस नहीं है तो वहां पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हमें इंटीग्रल ही प्राप्त होती है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में करते हैं, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था, एक इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और एक अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। तो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, शॉर्ट में मैं RS बोल देता हूं, इनको हम दो भागों में क्लासिफाई करते थे। लास्ट क्लास में भी मैंने ये किया था। एक तो हम इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और दूसरा होता है अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। अब देखो, इक्वली का मीनिंग क्या होता है, जहां पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेंगी वो सभी बिल्कुल समान ही होंगी, और अनइक्वली का मीनिंग क्या हो जाता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनाई जाएंगी वो समान नहीं होंगी। जैसे इक्वली की मैं बात करूं तो यहां पर हम एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, और इसकी यदि मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी। तो ये तो हो गया इक्वली। अनइक्वली की बात करते हैं तो CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H, और इसकी यदि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड इस जगह पर चला जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर H। अब आपने देखा कि इस वाली स्ट्रक्चर में तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिल्कुल सेम है, और प्रत्येक कार्बन एटम पर एज इट इज क्या हो रहा है, बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर C के बीच सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड हो चुका है। यहाँ पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या हो चुका है, सिंगल बॉन्ड हो चुका है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो यही हुआ था, ये डबल और ये सिंगल रह गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन कार्बन और ये भी कार्बन कार्बन, तो सभी में कार्बन कार्बन एटम है और एजेटिव सिचुएशन प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये चेंजेबल है, लेकिन ये चेंजेबल नहीं है। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होगी। तो ये अनइक्वली स्ट्रक्चर है और ये इक्वली स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम इक्वली स्ट्रक्चर्स या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग में बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ऑर्डर हम इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स के रूप में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यदि यहाँ पर ड्रॉ की जाए तो CH3 यहाँ से ये इधर नेगेटिव चार्ज और यहाँ से ये इधर सिंगल बॉन्ड ऊपर इधर नेगेटिव आ जाएगा और ये O हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें ध्यान से ये देखना है कि क्या ये इक्वल हो रहा है। तो देखो यहाँ पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है। इस स्ट्रक्चरों में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस दो एटमों के बीच बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है उसको हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर 1 2 1 2, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद ये जो बॉन्ड हैं इसको हम एक फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ टोटल बॉन्ड टू एटम्स के बीच में एंड समेशन ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और ये किसका फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। जैसे अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, तो समेशन ऑफ टोटल बॉन्ड तो 1 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल कितने हो गए 3, तो 2 + 1 अपॉन टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 1 एंड 1 2, तो ये मेरे पास 3/2 यानी कि 1.5 इसका क्या आ चुका है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार मैं और एग्जांपल्स लेता हूं। यहाँ पर ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो अपने इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव डबल बॉन्ड, एंड यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे देगा तो यहाँ पर एक ये सिचुएशन इसकी बन जाएगी। ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हैं।
ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस वाले का 1 2 1 2 एंड 1 2, ठीक है। अब मेरे को कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। तो टोटल बॉन्ड समेशन ऑफ टोटल बॉन्ड, तो यहाँ पर 1 एंड 1 2 3 एंड 4 अपॉन टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी है 3, तो 4/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, कार्बोनेट आयन ले लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। देखो इसमें क्या करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। इसको आप डायरेक्ट डबल बॉन्ड को चारों बगल घुमा दो, तो ऑक्सीजन इधर ऊपर नेगेटिव, ठीक है। एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया, एक बार इस पोजीशन पर और भेज दो, तो इधर नेगेटिव और इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी। अब कोई सा भी एक ले लेते हैं, जैसे 1 2 1 2 एंड 1 2, इसको मैंने यहाँ पर मान लिया। तो C और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर मेरे को यहाँ पर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कहाँ से कहाँ का, C और O के बीच का। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 3 एंड 4 अपॉन टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी 3, तो 4/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है उनमें हम बॉन्ड ऑर्डर बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, या इसको ट्रिक मान सकते हो, क्योंकि यदि कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाती है कि उसकी 10 या 12 या 15 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही हैं, तो उस कंपाउंड की क्या हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, 10 या 12 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने में हमें 5-10 मिनट लग जाएंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जहां हमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं होगी और हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड जिन दो एटमों के बीच निकाला जा रहा है वहां पर सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। तो इस ट्रिक को यूज करके हम यहाँ पर इनकी डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले जब मैं इस फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा था तो मेरे को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ रही थी। अभी मैं क्या करूंगा, क्या ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस का पार्ट है, नहीं, हाँ ये रेजोनेंस नहीं दर्शा रहा, ये ही केवल क्या दर्शा रहा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर C और O के बीच में हम यहाँ पर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 एंड 1 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 इसमें पाई बॉन्ड है, अपॉन सिग्मा का क्या दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। तो इससे भी वही निकल के आया जो हमने यहाँ निकाला, लेकिन अब हमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हम एक ही स्ट्रक्चर से इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ये रेजोनेंस का पार्ट है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो पूरे में रेजोनेंस चल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3 सिग्मा प्लस 1 क्या हो चुका है, पाई अपॉन सिग्मा, तो 4/3। और पहले भी आंसर मेरा क्या आया था, 4/3। यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो इधर इसमें इसके साथ भी रेजोनेंस है और इसके साथ भी रेजोनेंस है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 एंड 3 प्लस पाई 1 एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा यानी कि 3, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा 4/3। तो मैं इस तरह से डायरेक्ट इनको निकाल सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस की सहायता से हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, यहाँ पर इधर से ये रेजोनेंस करेगा इसके साथ, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यानी कि सभी सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है मेरे को, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5 प्लस पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2 अपॉन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 5 and 2 7 अपॉन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर ये इधर, ये नेगेटिव है ये इधर और ये इधर, तो दोनों साइड में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर
तो 1 2 एंड 3 सिग्मा प्लस 1 एंड 1 2 पाई अपॉन सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे आप, ये इधर से ये इधर जा सकता है, ये इधर से ये इधर जा सकता है, ये इधर से और ये इधर, यानी कि सभी ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4 सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड 1 2 3 अपॉन टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, सॉरी टोटल सिग्मा बॉन्ड 4, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 7/4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 5/4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे आप, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड अपॉन 6 सिग्मा बॉन्ड, ये 9/6 यानी कि 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो रेजोनेंस का पार्ट केवल ये होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, और इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इधर और ये इधर, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हो जाएंगे 3 पाई बॉन्ड 1 अपॉन सिग्मा बॉन्ड, सॉरी टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 होंगे, पाई बॉन्ड 1 और टोटल सिग्मा बॉन्ड 2, तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये और ये दोनों ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 2 प्लस पाई बॉन्ड 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 2 यानी कि 3/2। तो इस तरह से हम इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनमें बड़ी आसानी से इस ट्रिक के थ्रू या फिर समेशन ऑफ टोटल बॉन्ड अपॉन समेशन ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्मूले की सहायता से हम सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाकर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की। क्या अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनमें भी इसी प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं, तो देखते हैं। नेक्स्ट, अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनमें क्या हम उस फॉर्मूले की सहायता से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नहीं। एक्चुअली क्या होता है, अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग में जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच कॉन्जुगेशन चलता है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड इधर मैं ले लेता हूँ H। अब यहाँ पर यदि मैं इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और ये H। अब यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इक्वल स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हो रही है मेरे को यहाँ पर। और जब इक्वल स्ट्रक्चर नहीं आती है तो अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, यदि मैं 1 और 2 इसको मानूं और 1 2 इसको लेता हूँ तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है लेकिन ये यहाँ पर सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन यहाँ पर चल रहा है वो इक्वल नहीं है। एक्चुअली दोनों ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यदि ऑक्सीजन पर डबल डबल होता तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन एक ही है, कार्बन एंड ऑक्सीजन अलग अलग एटम पर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो ये इक्वल स्ट्रक्चर नहीं है। और इस सिचुएशन में मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास इस स्ट्रक्चर में देखूं तो मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर को देखूं तो मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो कितना आ जाएगा 1 और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 2, और इसका एवरेज यदि निकाला जाए तो वो कितना आ जाएगा 1.5। अब मेरे को यहाँ पर ये चेक करना है कि इन दोनों स्ट्रक्चरों में से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो ज्यादा स्टेबल होगी, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है। तो आप देखोगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल होती है जिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है तो ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में
सिंगल बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के करेक्टर आते तो हैं रेजोनेंस के थ्रू, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर पूरा 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। एक्चुअली इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये ज्यादा स्टेबल करेगा, और जिसमें ज्यादा स्टेबल करता है तो उसके पास का बॉन्ड ऑर्डर माना जाता है। एक्चुअली होता पूरा तो वो नहीं है, क्योंकि ये जाता तो है इसमें, लेकिन कंटिन्यू कितना रहता है वो कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि 1.5 से तो थोड़ा बिलो है, लेकिन 1 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ। अब आप इसके लिए एक ट्रिक ये यूज कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में, वो मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है उसमें जो बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है उसके थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, एवरेज से थोड़ा कम, और उसमें जो बॉन्ड दिया हुआ होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड दिए हुए होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात ये आती है, क्या मैं यहाँ पर जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर थी उनमें मैं कैलकुलेट कर रहा था, क्या यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हम? तो यहाँ पर अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज को। यहां पर मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया और एक में नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन से क्लोरीन को मैंने अटैच कर दिया। अब इस बॉन्ड की हम बात करेंगे, इसको मैं अल्फा नाम दे देता हूं और इस बॉन्ड को मैं बीटा नाम दे देता हूं। अब हमको ये बताना है कि अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा या बीटा वाला बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस नहीं है, यहां पर ये जो लॉन पेयर है ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, क्योंकि आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहा है। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर जिसमें रेजोनेंस नहीं होता उसके लिए मैंने आपको बताया था इंटीग्रल वैल्यू आती है, तो यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा डायरेक्ट, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा तो डायरेक्ट कम हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू ये इधर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, और डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे तो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के करेक्टर आने के कारण इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो भी थोड़ी वीक हो जाती हैं, ये आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड के करेक्टर आने के कारण सिंगल तो हमें दिखाई दे ही रहा है और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी रेजोनेंस के कारण। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि 1 से तो ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर तो फिक्स 1 ही है, तो मैं क्या कहूंगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अल्फा इज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बीटा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होगा किसकी तुलना में, बीटा की तुलना में। ठीक है, चलो इस टॉपिक में थोड़ी और क्लियरिटी लाते हैं, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम कंपेयर करके ये पता लगाएं कि कौन सा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और कौन सा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बस याद हमें ये रखना है कि इन स्ट्रक्चर्स में हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, केवल कंपेयर ही करेंगे। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ए एंड बी, इनके बीच में हमें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, इसी प्रकार सभी में मेंशन किया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सी एंड ओ के बीच में मैंने इसको ए मान लिया और यहाँ पर इसको बी मान लिया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू ये अपनी इलेक्ट्रॉन इधर देगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और यहाँ पर कोई रेजोनेंस है ही नहीं। एक्चुअली यहाँ तो ये दे सकता है लेकिन इधर आगे रेजोनेंस नहीं चलेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। अब रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल ही रह जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त होगी, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या रेजोनेंस के थ्रू पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, और डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे तो ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ए का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा किससे, बी से। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर है जो ए का ज्यादा हो जाएगा किससे, बी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे आप, यहां से देखो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि यहाँ पर इसी प्रकार लोन पेयर तो है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, तो सेम ही एग्जांपल्स हो गया। और ए ग्रेटर देन बी, बॉन्ड ऑर्डर ए का ज्यादा हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है। यदि आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ चुका हो कि रेजोनेंस होने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, तो ये आप निकाल दो, ये हमें यहाँ पर कंपेयर करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, डायरेक्ट 2,
और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो अब अल्फा की वैल्यू बी से ए की वैल्यू बी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दिमाग में ये मत बैठा लेना कि ए की हमेशा ज़्यादा होती है। ये 3 सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जहाँ पर ए ज़्यादा निकल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर रेजोनेंस है, ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन दे, ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन दे, तो यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 2 से क्या होगा, कम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 से ज़्यादा है इस वाले का तो फिर सी आ जाएगा, और सबसे लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखोगे, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड के करेक्टर हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 2। इसमें रेजोनेंस चलेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। सेम वही क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो अब आप देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा ए का, उससे थोड़ा सा कम किसका रह जाएगा, बी का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सी का। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 और ये 1 से ज़्यादा और 2 से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, और जब रेजोनेंस नहीं है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर एक्चुअली लॉन पेयर है तो यहाँ से रेजोनेंस चल सकता है, और रेजोनेंस चलेगा तो यहाँ से डबल से सिंगल के करेक्टर आ रहे हैं, यानी कि 2 से थोड़ा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ए का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा, किससे, बी से, ए ग्रेटर देन बी बॉन्ड ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी रेजोनेंस नहीं है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, तो यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा, और ये डबल से सिंगल की ओर जाएगा। सिंगल की ओर जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी ए का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, किससे, बी से। क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा, रेजोनेंस के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो 1 से क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये 1 से, वो 2 से थोड़ा सा क्या रह जाएगा, कम, और 1 से क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पर देखें हम तो ये इधर और ये इधर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के दौरान यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या मैं इन दोनों में कंपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी। देखो यहाँ से ये और ये आपस में कॉन्जुगेशन में है और ये भी कॉन्जुगेशन में, तो मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी और मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अगली सिचुएशन में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ डबल और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसकी तो एक ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी और इसकी रेजोनेटिक एक तो ये है ही और एक और बन जाएगी, यानी कि 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 है, और 3 में से 2 में सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, 1 में डबल बॉन्ड करेक्टर है, और यहाँ पर 1 में डबल बॉन्ड करेक्टर है, 1 में सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर थोड़े कम आ रहे हैं और इसमें सिंगल बॉन्ड के करेक्टर थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। ध्यान देना थोड़ा सा कि यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट 2 है, यहाँ पर 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें 1 में डबल बॉन्ड करेक्टर, 1 में सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो एक तरह से एवरेज यदि लेकर देखें तो हम 1.5 का सा आ रहा है, हालांकि उससे कम होता है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड का करेक्टर केवल एक ही में है और सिंगल बॉन्ड के करेक्टर 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी दर्शा रहा है बजाय इसके। तो क्या हो जाएगा कि जो सी वाला है उसका तो सबसे ज्यादा होगा ही होगा, उससे थोड़ा सा कम किसका हो जाएगा, बी का, और सबसे कम किसका रहेगा, ए का। ये समझ में आया नहीं आया आपको कि ए और बी में से ए का कम क्यों रह गया, क्योंकि ए में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर थोड़े ज्यादा हैं और बी में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर थोड़े कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है और यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे और 1 से ज्यादा हो जाएगा, बट यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे तो ये 1 और यहाँ पर 2,
लेकिन ये 1 से ज्यादा होगा और ये प्लॉट 2 है, तो ए का ज्यादा हो जाएगा किससे, बी से। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड के करेक्टर कम होंगे और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, तो बी का ज्यादा हो जाएगा किससे, ए से। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हम, तो यहाँ पर देखो इधर से रेजोनेंस चल रहा है तो डबल बॉन्ड के करेक्टर कम होंगे, और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये डबल ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बी का ज्यादा रह जाएगा और ए का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेंस में भाग ले रही है, और इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये इधर देगा और ये इधर दे देगा। तो CH2 नेगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड O। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाएगी, और मोर स्टेबल होगी तो मोर स्टेबल में सिंगल बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड है और लेस स्टेबल में डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा होंगे बजाय डबल बॉन्ड के। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 + 1 π/3, तो ये हो जाएगा 4/3, यानी कि 1.33 के कुछ समथिंग आ जाएगा, और ये 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इसकी ही ज्यादा मानी जाएगी, तो ए मोर बॉन्ड ऑर्डर वाला हो जाएगा किससे, बी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा होंगे और यहाँ पर 1.33 के और पास आ रहा है, ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे कि यहाँ से ये रेजोनेंस और इधर से रेजोनेंस चल रहा है और इधर से भी चल सकता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इधर से भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इधर से भी रेजोनेंस चल रहा है, उधर से भी रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी जिनमें सिंगल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा होंगे, और यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थोड़ी कम बनेंगी जिसमें सिंगल बॉन्ड के करेक्टर थोड़े कम होंगे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा होंगे, तो ए का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम हो जाएगा, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ से रेजोनेंस चल रहा है और यहाँ से भी रेजोनेंस चल रहा है, तो लेकिन एक चीज है, यहाँ पर मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी ज्यादा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा आएंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के करेक्टर केवल एक बार ही आएंगे और यहाँ पर 2 बार आएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा डाउन हो जाएगा बजाय इसके, तो ए का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और बी का क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जिसका बॉन्ड ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 1.5। यहाँ पर कोई रेजोनेंस ही नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है तो ये बॉन्ड सिंगल, और यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है तो ये इधर और ये इधर, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 से तो क्या होगा, कम, और 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा, इस डी वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड में पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, तो 1 से तो ज्यादा हो जाएगा लेकिन प्योर 2 नहीं होगा, 2 से क्या रहेगा, कम। अब आप इसको जमा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 2 वाले का यानी कि बी का, इससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका हो जाएगा, 1.5 यानी कि ए का, इससे कम 1 तो सबसे कम रह जाएगा यानी कि सी, और इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, डी, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग भी है। देखो दोनों में ही आपको बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है जिस पर लॉन पेयर है, और यहाँ पर भी लॉन पेयर है। लॉन पेयर है तो यहाँ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। ठीक है, लेकिन इस वाली स्ट्रक्चर में 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पर, और आपने बाइफिनाइल में पढ़ लिया था जब बल्कि ग्रुप आ जाते हैं तो फिनाइल रिंग इस तरह से यूं घूम गई थी, तो इसी प्रकार इन बल्कि ग्रुपों के कारण रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन के कारण जो ये स्ट्रक्चर इस तरह से ये घूम जाएगी, थोड़ी सी यूं से यूं हो जाएगी। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड के साथ लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो पैरेलल होते हैं, लेकिन जब ये रिंग यहाँ से यूं घूम जाएगी या फिर ये जो ग्रुप है ये यहाँ से यूं रोटेट हो जाएगा तो वो पैरेलल में नहीं रहेंगे, और जब ये ग्रुप पैरेलल में नहीं होंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। एक्चुअली ये यूं रखा हुआ है तो यूं से यूं हो जाएगा रिपल्सन के कारण इन ग्रुपों के,
तो यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो सिंगल बॉन्ड के करेक्टर रहेंगे। ये ध्यान से समझने की चीज है, क्योंकि डायरेक्ट हमें रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन बल्कि ग्रुपों के कारण रिपल्सन लग रहा है और रिपल्सन के कारण रेजोनेंस नहीं है। जबकि यहाँ पर कोई ऐसे बल्कि ग्रुप नहीं है, डायरेक्ट रेजोनेंस है और डायरेक्ट है, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के करेक्टर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा होगा और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा क्या होगा, कम रहेगा। तो ए का बॉन्ड ऑर्डर कम है किससे, बी से। ठीक है, तो ये अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने यहाँ पर कंपेयर किया था कि किस प्रकार किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा और किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मीजोमेरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।